तो अनुष्का जी, कैसे हो आप? बस बस जी। बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। नमस्ते। तो अनुष्का जी, जैसा हम लोग का एक रूटीन है, एमओपीएफ टीवी पे जो भी टैलेंट होता है वो उनसे हम थोड़ी सी चिट चैट करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उनकी क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रंग श्रृंखला में हम आपके क्योंकि आप ओके। इस मंथ की टैलेंट ऑफ द मंथ, तो हम जानना चाहेंगे कि जो आपका क्रिएटिव था वो किस तरह से आपके सामने आया, जो कि आपने एक कविता के रूप में लोगों तक पहुंचाने का काम जी। जी। अगर मैं जो जो कविता हमने रिकॉर्ड की हुई है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यही है कि वो एक सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। हम अक्सर हमारे आसपास देखते हैं कि कई ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाते। लेकिन इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। कुछ लोग सोशल वर्क करते हैं तो वो उस तरह से काम करते हैं, और हम लोग अगर आर्टिस्ट है तो कविता या कथा या फिर फिल्म, इस माध्यम से हर कोई काम करता है उसमें। तो मैं इस नजरिए से देखती हूँ, जो कविता मैंने पढ़ी है वो उसी प्रॉब्लम की वजह से जो बेचैनी मैं खुद महसूस करती हूँ या फिर जो दुख मैं महसूस करती हूँ उसको मैंने कविता के जरिए बयान किया है। तो आपकी कविता की जो यात्रा है वो कब से शुरू हुई, थोड़ा सा उस जर्नी के अब बारे में से बताइए। ऐसा सोचा समझा कुछ भी नहीं है, बस कुछ फीलिंग जैसे आते हैं कि जैसे। और मेरा जो कविता लिखने का फॉर्म है वो ज्यादातर गद्य कविता है। जैसे गद्य और पद्य, पद्य कविता जैसे गाया जाता है, गेय कविता भी उसको बोलते हैं। तो गेय फॉर्म में मेरा है नहीं, लेकिन मैं गद्य कविता लिखती हूँ क्योंकि मुझे खुद को उसमें ज्यादा फ्रीडम जैसे महसूस होता है। जैसा मुझे बातचीत करके पता लगा कि आपकी पूरी अपब्रिंगिंग वैसे मराठी माहौल में और एजुकेशन भी मराठी स्ट्रीम से ही रही, मगर जो आपके जो कविताएं हैं, शेरो शायरी है, जो भी आप करती हैं वो ज्यादातर हिंदी में होती है। तो उसमें उसके पीछे आपकी क्या सोच और विचारधारा है? जी। उसके पीछे क्या है ऐसा कुछ बोल नहीं सकते एक्चुअली। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बस वो मेरा नेचुरल फॉर्म है कि मुझे हिंदी में बहुत आसानी से आ जाता है मुझे लिखना। चाहे वो पोएम हो या कथा हो या स्क्रीन प्ले में हो। मराठी भी मैं लिखती हूँ, और मराठी लिटरेचर भी बहुत ही जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही रिच है मराठी लिटरेचर। बहुत नामचीन राइटर्स जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है ऐसे भी है। बालचंद्र नेमाड़े, जिनका अभी अभी बर्थडे है, और फूल देश पांडे है, तेंदुलकर जी है, नारायण सुर्वे है, और नामदेव ढसाळ है। मतलब हर तरह के राइटर है। तो मराठी पढ़ना लिखना ये तो है ही, लेकिन मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन हिंदी में आता है, राइटिंग में। कविताएं करती हैं वो गद्य या पद्य, दोनों में से आपका चुनाव क्या रहता है और क्या वजह रहती है? मुझे दोनों तरह की कविता पसंद है, लेकिन मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो गद्य कविता में होता है। लेकिन हम जब कोई और कविताएं, दूसरों की कविताएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हर तरह की इसमें मजा आता है एक्चुअली। लेकिन मेरी जो लिखने की स्टाइल है, जो मेरा अंदाज है, वो गद्य कविता में जाता है ज्यादातर। वो मुझे अच्छा लगता है। वो भी नेचुरली है, मैंने कोई कोशिश इस तरह नहीं की कि मैं यही करूं या वो करूं, ऐसे कुछ है नहीं। और जो मतलब क्योंकि आप और भी विधाओं में मतलब आपने अपने कला का प्रदर्शन किया है, तो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप बताएं कि कौन कौन सी और विधाएं हैं जिनमें आप एक्टिवली सृजन कर जी। रही हैं। मैं थिएटर से जुड़ी हूँ। मैं मराठी थिएटर, हिंदी थिएटर मैंने किया है। मराठी के लिए मुझे मेरे जो स्टेट लेवल कंपटीशन के नाटक होते हैं उनके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का प्राइज भी मिला हुआ है। और थिएटर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्टिंग, राइटिंग, राइटिंग के लिए भी मैंने बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है। मेरे मेंटर है जिनसे मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, इस तरह का बाकायदा मैंने सीखा हुआ है, और उसमें मैं काम भी करती हूँ। तो वो है। और म्यूजिक, मैं उर्दू जानती हूँ, उर्दू लिखना पढ़ना जानती हूँ, और उर्दू गजल्स मेरी जान है।
ये बोल सकते हैं। मैं गाती हूँ उर्दू गजल्स, मैं क्लासिकल सीखती भी हूँ और गजल गाना मेरा पैशन है, लोग पसंद भी करते हैं। जो मतलब कह लीजिए कि जो एक प्रोसेस होती है हर आर्टिस्ट की, मतलब हर एक का अपना एक प्रोसेस होता है। कुछ लोग तन्हाइयों में जाके बैठ के विजुलाइज करते हैं और अपने क्रिएटिव को अंजाम देते हैं। आपके साथ कैसा रहता है? मतलब आप यूजुअली किसी भी हालात ऐसा में कुछ भी हैं? नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। कभी कभी हम ट्रेन में बैठे हैं या ट्रेन के इंतजार में है, तब भी हमको लगता है कि ये कविता ऐसे आने लगी मन में, तो वहाँ खड़े खड़े भी लिख दिया। कभी भी कहीं भी होता है। कभी नींद सोते वक्त भी ऐसे लगा कि कुछ सूझने लगा है, तो झट से उठ के लिखने लगते हैं, या फिर कम से कम वो पॉइंट नोट करके रखते हैं। तो ऐसे खास पर्टिकुलर जगह पे बैठोगे और तभी आपको कुछ सूझेगा, और यूं ऐसे ऐसे तामझाम की बात नहीं होती। हाँ, एक होता है राइटर के लिए कि आप एक रियाज की तरह होता है। पर्टिकुलर टाइम पे आप बैठो, लिखो। ये हमारे मेंटर हमें उनकी ये सीख है हमारे लिए कि आपका राइटिंग के लिए भी एक टाइमिंग होना चाहिए। चाहे आप उस वक्त लिखो या ना लिखो, लेकिन पेज सामने लेके बैठो। पूरा पेपर जो होता है वो सामने देखो, पेन लेके बैठो। आप जो भी आए लिखो, कुछ भी नहीं, कुछ याद नहीं आए तो अपना सपना लिखो, कल रात क्या देखा था, यहाँ तक बोला जाता है। तो हाँ, उस तरह से एक पर्टिकुलर टाइम लेके बैठ सकते हैं। लेकिन आपको कोई आइडियाज राइटिंग की कोई कथा हो, जैसे कि मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ और कथा भी मैं लिखती हूँ, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग जैसे हम बोलते हैं, उस तरह से मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी लिखी हुई है जिनका स्क्रीनिंग भी हुआ है, और फीचर फिल्म के लिए भी मैंने असिस्ट किया हुआ है एज ए राइटर। और आकाशवाणी में मेरे ललित लेख भी मैंने रीड किया एज ए रीडर और राइटर के तौर पे। तो इस तरह होता है। तो कोई कोई बात आपको अचानक से फील हो, आप लिखना चाहो, तो उसका कोई भी टाइमिंग या ऐसे प्रोसीजर कुछ भी नहीं होता। किस जगह पे क्या देख के क्या सोच के क्या हो जाएगा, बोल नहीं सकते। तो ये राइटिंग का मजा है एक्चुअली बहुत। तो साहित्य की बात करें तो किन किन साहित्यकारों या कलाकारों का आपके ऊपर प्रभाव आपको लगता है कि काफी है जब आप लेखनी करती हैं? कुछ थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, मैंने एक मुझे बात याद आती है, जयदेव अटंगड़ी सर, रोहिणी जी के हस्बैंड, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो सर बोला करते थे कि आप अगर 1,500-2,000 किताबें पढ़ोगे तब एक किताब लिखने के लायक बनोगे। ये भी एक तरीका होता है। और कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने इतना पढ़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन लिखते हैं। दोनों तरीके हैं, लेकिन ज्यादातर ये तरीका होता है कि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना मैच्योर होते जाओगे, समझते जाओगे। जैसे जिंदगी जीते जीते जिस तरह के अनुभव हम लोग लेते हैं लोगों से, दुनिया से, क्या क्या होता है, तो उससे जिस तरह हम लोग मैच्योर होते हैं, सेम उसी तरह पढ़ के। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने अभी भी बताया, मराठी में तेंदुलकर है या फिर नारायण सुर्वे, पुला देशपांडे, इनको बहुत पढ़ा जाता है। बालचंद्र नेमाड़े है, तो नेचुरली मैंने भी वो पढ़े हैं। लेकिन हिंदी में अगर बोले तो मुझे अमृता प्रीतम सबसे ज्यादा प्यारी, प्रिय, बहुत फेवरेट बोल सकते हैं, अमृता प्रीतम और इस्मत चुगताई। और माँ श्वेता देवी है, उदय प्रकाश जी है, और प्रेमचंद। इन लोगों को मैं ज्यादा पढ़ती हूँ। शायरी में तो गालिब है, लेकिन उससे पहले निदा फाजली से शुरुआत होती है, क्योंकि उन्होंने शायरी को जितनी मीनिंगफुल है, उनकी शायरी उतनी ही आसान है। तो अगर कोई शायरी की दुनिया में जाना चाहे तो मैं यही बोल सकती हूँ कि निदा फाजली से आप शुरुआत करोगे तो बहुत बेहतर होगा। शायरी की दिलचस्पी बढ़ने के लिए भी और समझने के लिए ये चीज है। तो ये इनको मैं बहुत पसंद करती हूँ। शायरी में तो बहुत सारे, जितने भी शायर हो उतना कम है पढ़े तो फैज अहमद फैज है, सलमान अख्तर, जिनको शायद लोगों को इतना पता नहीं होगा क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा किताबें हैं। सलमान अख्तर जावेद अख्तर साहब के भाई हैं,
उनकी बहुत ज्यादा किताबें नहीं है, 2-3 है, लेकिन वो भी मेरे बहुत फेवरेट शायर। बाकी जो नामचीन शायर है वो तो सबके फेवरेट होते ही है। और जैसा कि अमूमन होता है कि एक कलाकार की अपनी एक पूरी यात्रा होती है, और एक कहीं ना कहीं उसके जहन में होता है जो भी उसने क्रिएटिव्स को जन्म दिया है इस पूरी प्रोसेस में, उसको कहीं अंजाम तक पहुंचाए, कोई इस हालात तक पहुंचाए कि वो अगली जनरेशन तक जाए। तो इस सिलसिले में आपका क्या, व्हाट इज योर ड्रीम थॉट अबाउट इट? जी, मैं अगर मेरी पर्सनल बात कहूँ तो डेफिनेटली मुझे गजल की गायकी में बहुत अच्छा काम करना है। मेरी अपनी खुद की ओरिजिनल गजलें मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, मेरा प्लानिंग भी है ऐसा। और वो काम है एक, और राइटिंग में मैं बहुत बेहतरीन काम करना चाहती हूँ, करती हूँ अच्छे राइटर्स के साथ। और यस, एक्टिंग भी। तो मुझे कोई कम ज्यादा ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी इन तीनों चीजों में मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी जो कह लीजिए कि जो राइटिंग की प्रोसेस शुरू हुई, तो क्या आप प्रोफेशनली पहले कहीं एंगेज थी, उसके बाद आपने राइटिंग शुरू किया, ये प्रोसेस काफी अरसे से आपने शुरू कर रखा? शुरुआत तो प्रोफेशनली सोच के नहीं की थी। शुरुआत तो बस ऐसा लगता है कि वो भी जैसे कि मैंने एनजीओज में भी काम किया हुआ है, और वहाँ पे मैं एडॉप्शन सेंटर में काम करती थी, जहाँ पे बच्चों को छोड़ के जाती है, ऐसी लेडीज आती है वहाँ पे जो नाजायज तरीके से प्रेग्नेंट। नाजायज ये वर्ड भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई बच्चा नाजायज नहीं होता है। हाँ, वो उस पे मोहर नहीं लगी होती है समाज की, इसलिए उसको ऐसे बोला जाता है, लेकिन मुझे खुद को ये वर्ड नहीं पसंद। तो ऐसी औरतें जिनका डिवोर्स हो चुका है, या फिर जो विडो है, या फिर जो जिनकी कुंवारी लड़की है, किसी ना किसी तरह से फंसाया गया, और ऐसी लड़कियां वहां पे आती थी और अपना अपना जो बच्चा है उसको जन्म देके छोड़ के जाती थी। तो वहां पे भी मुझे कई सारी कहानियां मिली। तो बहुत दुख होता था, दर्द होता था ये देख के। कई सारी 2-3 एनजीओज में मैंने काम किया, जहाँ पे महिलाओं को हेल्प की जाती है कानूनी तौर पे, या फिर उनको फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए छोटे छोटे जो उनको कोर्सेस या ऐसे दिए जाते हैं। तो मैं देखती आई हूँ ऐसी चीजें। तो उनको क्या करें हम, हमारे पास ऐसे बहुत सारी बातें होती है। तो उनको जब मैंने कहानी के तौर पे लिखना शुरू किया, मुझे अच्छा लगने लगा। आज भी मैं कुछ एनजीओज के साथ जुड़ी हुई हूँ। हम लोग कुछ खास दिन मनाने के लिए, पहले तो बाकायदा पूरे उनके साथ जुड़े थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन किसी किसी वजह से अगर हम जाए, बर्थडे हो, कुछ सेलिब्रेशन हो, तो तब भी मुझे उनके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप ऑर्फनेज में जाओ, या चाहे ओल्ड एज होम में जाओ, तो कहानियां मिलती जाती है कहीं से भी, कैसे भी। तो उनका क्या करें, तो उनको लिखे। इस तरह से शुरुआत होती है, फिर दिलचस्पी बढ़ती है। और कुछ शॉर्ट फिल्म्स या फिर फिल्में देखने का बड़ा शौक है। तो स्क्रीन की दुनिया जो है वो अलग ही है, तो उसका भी एक शौक है कि जो पेपर पे जो चीज आई वो स्क्रीन पे दिखती कैसी है। पहले स्क्रीन पे जो दिखेगी वो पहले अपनी इमेजिनेशन में आती है, और उसके बाद कागज पे उतरती है। तो फिल्म तो पहले कागज पे उतरती है, ऐसा बोला जाता है। तो ये सब मजा है एक्चुअली, इसीलिए अच्छा लगता है। तो प्लान करके तो नहीं किया, इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते उसमें लगा कि मजा है, तो इसलिए आगे बढ़ते गए। जो हम आपकी कविता लोगों के साथ साझा कर रहे हैं MOPF टीवी पे, जी, तो इसकी जो एक ब्रॉडर थॉट आपका क्या ये कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। हमारे देश में किसी न किसी वजह से ऐसी सामाजिक परंपराएं हैं, जो गलत परंपराओं की मैं बात कर रही हूँ, कि जहाँ पे बच्ची को गर्भ में ही मार दिया जाता है, मार डालते हैं, या फिर पैदा होते ही जो जिसको हम नवजात शिशु बोलते हैं उसको मार दिया जाता है। और इनकी वजह जितनी भी हम सबको मालूम है, या तो फिर दहेज की वजह से हो, या तो फिर लड़का वारिस होता है, लड़की वारिस नहीं होती है, इस सोच की वजह से हो,
या फिर बहुत सारा पैसा शादियों में खर्च करना पड़ता है, इसलिए माँ बाप सोचते हैं कि इतना धन कौन खर्च करेगा, या फिर उतना उनके पास होता भी नहीं है। ऐसी कई गलत परंपरा है जिनकी वजह से बच्चियों को मार दिया जाता है, जन्म से पहले या जन्म से बाद। और हमने देखा भी है कि कई राज्यों में लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा में देखोगे या फिर राजस्थान में है, तो ये बहुत ही दुख देने वाली बात है कि कैसे वो माँ बाप होंगे और जो अपनी बच्ची को खुद ही मार डालते हैं। और कोई बोलने की जरूरत नहीं है सब जगह कि औरत ने ये कर लिया वो कर लिया। हम सब देखते हैं, चाहे पॉलिटिक्स में सीएम पीएम से लेके राष्ट्रपति तक, और कल्पना चावला से लेके क्या कुछ नहीं है, की वजह से मेरी ये कविता लिखी गई। और दूसरी बात ये भी है, दूसरा चेहरा इस बात का ये भी कि इतनी निगेटिविटी हर जगह नहीं है दुनिया में, हमारे देश में भी नहीं है, हमारे आसपास भी नहीं है। मैं देखती हूँ आजकल कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी सिर्फ एक बेटी है या फिर जिनके सिर्फ दो बेटियां हैं, बावजूद इसके उनको कोई जरूरत नहीं है कि वारिस के लिए बच्चे पैदा करें। वो खुश है एक बच्ची में भी और दो बच्चियों में भी। तो मैं बड़ी इज्जत करती हूँ और ऐसे लोगों की बड़ा सम्मान करती हूँ, और आप भी उनमें से एक है। प्रोग्रेस ऑफ माइंड है वो, इसी से पता लगता है कि हम कितना ज्यादा सकारात्मक होके आगे एक नई सोसाइटी, एक नया थॉट को जन्म दे। एक कलाकार जो है कहीं ना कहीं मतलब मैं ये कलाकारों से सवाल जरूर करता हूँ कि आप किस तौर पे एक तरह से बतौर कलाकार याद रखें, इस पे आपका क्या विचारधारा? मुझे बतौर कलाकार, मुझे मेरी गायकी के लिए याद रखे, और तीनों चीजें मुझे बहुत पसंद है, एक्टिंग, राइटिंग, सिंगिंग। तो आर्टिस्ट के तौर पे तो ये है, लेकिन बस बात ये है कि इंसान के तौर पे ही मुझे जाना जाए कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, अच्छी दोस्त हूँ, इतना काफी है मेरे लिए। सबसे पहले जरूरी यही लगता है। कोई आपका दूसरा क्रिएटिव आप यहाँ पे साझा करना चाहें, आपको लगता है कि आपका एक अच्छा एक्सप्रेशन है और आज हम लोगों के सामने आप शेयर करना चाहें? तो तलाश मेरी एक कविता है, मैं सुनाती हूँ कुछ, मतलब पूरी तो नहीं लेकिन कुछ लाइनें सुनाती हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अपनी तलाश में हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अपनी तलाश में हूँ। एक गांव जहाँ बचपन जिया है मैंने, एक गांव जहाँ बचपन जिया है मैंने, जहाँ की खुशबू को छुआ है मैंने। अब बरसों से अपने उसी गांव का अपना पता ढूंढती हूँ। मैं अपनी तलाश में हूँ, मैं अपनी तलाश में हूँ। दूर से अक्सर कई चेहरे जाने पहचाने से दिखाई देते हैं। दूर से अक्सर कई चेहरे जाने पहचाने से दिखाई देते हैं। जरा पास जाकर उन्हीं अनजानों को जानना चाहती हूँ। मैं अपनी तलाश में हूँ, मैं अपनी तलाश में हूँ। प्यार के कई चेहरे हैं, प्यार के कई चेहरे हैं, जिन्हें मीरा या राधा, बुद्ध या कबीर या मदर टेरेसा भी कहा जाता है। प्यार के कई चेहरे हैं जिन्हें मीरा या राधा, बुद्ध या कबीर या मदर टेरेसा भी कहा जाता है। इन दीवानों की दीवानगी की तलाश में हूँ, मैं अपनी तलाश में हूँ, मैं अपनी तलाश में हूँ। कितना कुछ छूट गया, कितना कुछ छिल गया, कितना कुछ छिल गया, कितना कुछ छूट गया, फिर भी उसी राह में जाना चाहती हूँ। दीवानगी की हद को मैं भी छूना चाहती हूँ। मैं अपनी तलाश में हूँ, मैं अपनी तलाश में हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अपनी तलाश में हूँ। ऐसे वो चलती जाती है कविता। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपकी तलाश पूरी हो और आप अपने अंतर्मन में खुद को तलाश पाएं और इसी तरह से खूबसूरत से क्रिएटिव और अलग अलग विधाओं में जो आप कला का सृजन कर रही हैं वो यात्रा आपकी जारी रहे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कहना चाहूंगी कि आपको शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात के लिए कि आप खुद एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत नामचीन लोगों के साथ आपने काम किया हुआ है और बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो आप। जिस तरह आपने ये टैलेंट ऑफ द मंथ, आप किन लोगों को ढूंढ के किस तरह से आप अपने चैनल पे उनकी दुनिया के साथ पहचान करवा रहे हो, ये भी एक बहुत अच्छी बात। बेसिकली मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। शुक्रिया। MOPF टीवी का प्रयास ऐसे ही बना रहेगा। आप जैसे
टैलेंट जो हमारे समाज में अलग अलग स्तर पे कार्यरत हैं और काम करके अपनी यूनिक एक्सप्रेशंस को लेके सबके सामने आ रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है जिससे वो एक ब्रॉडर ऑडियंस के बीच में जाके अपने हुनर को रख सकें। और उसमें MOPF टीवी जो है एक तरह से उनका एक प्रस्तुतिकरण करता है एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से। तो यही प्रयास है जो बना रहेगा, और हम भी चाहते हैं कि जो कलाकारों की कम्युनिटी है या फोरम है वो भी दिन ब दिन बढ़े, ग्रो करे, और इसी तरह से हम लोग अपने समय और अपने माहौल और अपने सोसाइटी में जो भी देखते हैं उन सभी चीज़ों को दर्ज कर सकें अपने माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी आपको बहुत शुभकामना देती हूँ। तो ये थे हमारे टैलेंट ऑफ द मंथ अनुष्का निकम जी, और इन्हीं की तरह और भी टैलेंट जो शायद हो सकता है आप में भी छिपा हो, उन सभी टैलेंट को छिपा कर मत रखिए, लोगों से साझा कीजिए, क्योंकि आपका हुनर किसी और की प्रेरणा बन सकता है। और अपने हुनर को हमेशा सलाम कीजिए। MOPF टीवी पे आप भी अपने हुनर के साथ आ सकते हैं, और हम लोग हर महीने की आखिरी तारीख में कोई ना कोई एक हुनरमंद आपके बीच में लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।